तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स का आज डे नंबर 42 और जनाब आज के दिन हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट सीरीज के प्रोजेक्ट सीरीज में हम लोग बनाने वाले हैं क्विज एप्लीकेशन, जहां पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे और कुछ लॉजिक क्रिएट करके हम लोग फ्रंट एंड साइड में एक अच्छी सी क्विज ऐप आपको बनाकर दिखाएंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल को फॉलो करते हो तो आप भी इस लॉजिक को समझ पाओगे और खुद से प्रोजेक्ट को बना पाओगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब आज हम लोग बनाने जा रहे हैं यहाँ पे क्विज एप्लीकेशन। जैसा कि अभी मैंने आपको वीडियो में बताया कि हम लोग टेक्नोलॉजी में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रॉपर प्रोजेक्ट ऐसे नहीं बना रहा हूँ मैं, इसको जावास्क्रिप्ट सीरीज के अंतर्गत बना रहा हूँ। तो ये क्या होगा कि ये उस सीरीज के अंदर ऐड होगा। अगर ऐसे में प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाता तो ये आपकी प्रोजेक्ट वाली एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी, वहां पर ऐड होता। पर मजा बहुत आने वाला है। एक चीज पहले क्लियर कर दूं, मैंने ज्यादा कुछ सोच के नहीं रखा है कि कैसा कैसा डिजाइन रहेगा। देखो, जब प्रॉपर कोई एप्लीकेशन रियल लाइफ में बनती है जो हम लोग यूज के लिए बना रहे होते हैं, तो प्रॉपर एक डिजाइन बनती है जिसको UI बोलते हैं। हम लोग फिग्मा पे उसको बना लेते हैं और उसके आधार पर हम लोग चीजें लेके चलते हैं। प्रॉपर कलर पैलेट सिलेक्ट होते हैं कि ये कलर हम लोग को लगा के चलने हैं, ऐसा ऐसा डिजाइन देना है। यहाँ पे मैंने कुछ सोच के नहीं रखा है, हल्का फुल्का दिमाग में एक डिजाइन रखा हुआ है कि इस तरीके कुछ लेकर जाएंगे। अगर बन गया वैसा तो बढ़िया है, नहीं तो और उससे अच्छा या उससे कम अच्छा ऐसा तो कुछ बनेगा ही। और लॉजिक भी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है, हालांकि लॉजिक आता है, जावास्क्रिप्ट तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, पर देखते हैं कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ये वीडियो में आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। प्रॉपर अगर प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तो यहाँ पे सारी चीज़ें पहले से रेडी होती हैं। आप व्यूवर्स को पता भी नहीं चल पाता है कि कहाँ पर एरर आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है। हम लोग इतना फ्लो में पढ़ा जाते हैं कि आपको लगता है वाओ इनको तो सब आता है, पर ऐसा किसी को सब नहीं आता है। सब चीज़ों को कोई भी पर्सन हो, कोई भी डेवलपर हो, एक्सपीरियंस एक मायने रखता है कि इनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इनको कम है। बट हर इंसान को इंटरनेट, गूगल, ChatGPT की जरूरत पड़ती है क्वेश्चन पूछने के लिए, लॉजिक थोड़ा बहुत समझने के लिए, या फिर कोई मान लो सिंटेक्स नहीं समझ में आ रहा है। देखो, एक्सपीरियंस डेवलपर के साथ क्या होता है, उसको आता सब कुछ है पर वो कभी सिंटेक्स याद करके नहीं रखता है। जूनियर डेवलपर के साथ क्या है, उसको सिंटेक्स भी नहीं याद है और एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसका एरर भी बहुत आता है। बस इतनी प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले VS कोड को ओपन कर लेते हैं। अब एक फोल्डर बना लेंगे हम लोग। ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे। ओपन फोल्डर क्लिक करने के बाद में हम लोग आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर और यहाँ पे हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं जाऊँगा न्यू पे और एक फोल्डर को नाम दूंगा क्विज ऐप। आई थिंक क्विज ऐप। एंटर। एंटर दबाते ही इसको मैंने किया सिलेक्ट फोल्डर। सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले एक फोल्डर बनाऊंगा इमेजेस नाम का। सिर्फ एक इमेज रखनी है जिसको मैं सोच के चल रहा हूँ कि बैकग्राउंड में रखूंगा थोड़ा अच्छा लगेगा। तो एक इमेज मैंने अनप्लेस से डाउनलोड की थी। ये इमेज मैं आपको, इमेज क्या, ये कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा पूरा जो मैं बनाऊंगा। बट पहले खुद से बनाना है। जब आपको लगे कि हाँ मैं बना ले रहा हूँ, कहीं फंस रहा हूँ, देन आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कोड को। तो मैं इमेजेस फोल्डर के अंदर ये इमेज को डाल देता हूँ। इस इमेज का नाम है बीजी और busy.jpg इसका आपका नेम होगा। होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं क्विज ऐप इमेजेस फोल्डर। इमेजेस फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये एक फाइल आ चुकी है। सबसे पहले index.html एक फाइल बना लेंगे। फाइल बनाने के साथ साथ ये इंश्योर कर लेंगे कि आपको सही से दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, तो सारा टेक्स्ट वगैरह फिट हो जाएगा। अब एक बॉयलर प्लेट HTML की ये सर आ गई है। ओके, अब बॉयलर प्लेट आने के बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में हम लोग अपनी एप्लीकेशन का नाम दे देंगे। हम लोग एप्लीकेशन का आई थिंक, चलिए एक नाम अभी हल्का सा आया दिमाग में, OP क्विज, मैं ये नाम रखने वाला हूँ, OP क्विज। ओके, अब डबल जेड का हो गया, ये डबल जेड क्यों लगाया, टाइटल है एक एप्लीकेशन का अच्छा सा नाम देने के लिए। CSS फाइल को भी और जावास्क्रिप्ट फाइल को भी बना लेते हैं लगे हाथ, जिससे हम लोगों को चीज़ें फ्लो में कहीं रुकावट ना हो। जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए main.js कर लेते हैं, ये हो गया ठीक। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर और इसको लिंक कर देते हैं CSS फाइल को। तो लिंक करने के लिए LINK लिंक टैग आप लिखोगे, सजेशंस आते हैं उनका यूज़ किया करो, टाइम बचता है। ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच चीज़ें मैं लिख रहा हूँ पर आप सजेशंस का ज़्यादातर यूज़ करें। ओके, दीज ली जाती सजेशंस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, प्री बिल्ड लाइब्रेरी एप्लीकेशन जितनी भी होती हैं सब इसीलिए दी जाती है कि डेवलपर का टाइम बचे। मान लो मैंने कुछ बनाया, आप कुछ बना रहे हो, तो उसमें आपका टाइम बचना चाहिए। ठीक है, अब बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं इंसर्ट करूंगा
इसको रन करके कि ये प्रॉपर रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एप्लीकेशन ये हमारी 5500 पोर्ट पे ओपन हो गई index.html। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस एप्लीकेशन को एक बैकग्राउंड मिले जिसके बैकग्राउंड में इमेज होनी चाहिए। तो मैं HTML बॉडी दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा और कुछ चीज़ें जैसे मार्जिन पहले से मैं नहीं रखना चाहता हूँ तो मार्जिन 0, पैडिंग 0 ये कर दिया। विथ मैं क्या करना चाहता हूँ 100%, जितना आपका व्यू पोर्ट की होगी उतनी विथ मिल जाएगी और हाइट भी 100% रखूँगा। ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको 100% देना होता है, तभी जाकर आप बाकी चीज़ों को नीचे सिलेक्ट कर पाएंगे, बाकी डिव का साइज उस हिसाब से दे पाएंगे। विथ हाइट 100% कर दी। ओके, अब फॉन्ट फैमिली भी मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगा, एरियल मेरी ठीक ठाक लगती है, एरियल हेल्वेटिका। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये चीज़ें हो गई हैं। अब मैं इमेज लगाऊंगा, तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए जैसे ही आप बैकग्राउंड लिखते हो तो यहाँ पे आपको सजेशन में मिल जाता है बैकग्राउंड इमेज। अब इसके अंदर URL इस तरीके लिखना है और पैरेंथेसिस में आपको उस इमेज का URL डाल देना है। URL आएगा कैसे, डाउनलोडेड इमेज है तो आपको जहाँ पर फोल्डर है पहले फोल्डर का नाम इमेजेस और फिर उसकी इमेज का नाम, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हो, मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखूंगा इमेजेस, इमेजेस के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा और देखो फाइल का नाम आ गया bg.jpg। ओके, अब मुझे ये चेक करना है, मैं इसको क्या करता हूँ एक दूसरी स्क्रीन पे ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। क्रोम को मैं एक दूसरी स्क्रीन पे ओपन कर लेता हूँ इस स्क्रीन पे, जिससे क्या होगा बहुत स्मूथली हम लोग चेंज कर पाएंगे। ओके, इमेज आ रही है, इमेज आ रही है, पर देखो यहाँ नीचे से क्रॉप हो रही है, अजीब सी फिट नहीं आ रही है। तो इसको फिट बनाते हैं। सबसे पहले फिट बनाने के लिए क्या करना होगा, इमेज साइज, सॉरी बैकग्राउंड साइज होगा, आई थिंक बैकग्राउंड साइज। इसको करते हैं कवर। कवर करने से अब आई थिंक ये आ गया, ठीक, ये परफेक्ट आया है। ये मेरी कोई वॉलपेपर नहीं है, क्रोम पे ही इमेज आई है बॉडी में, ठीक है। ये मत सोच लेना कि मेरा ये क्या कहते हैं वॉलपेपर है इसका विंडोज़ का, क्योंकि वो भी ऐसे ही आता है अगर आप डार्क थीम में देखेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद चीज़ें आ रही हैं, पर अभी जैसे कोई टेक्स्ट हम लोग डालेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आने लगेगा, मतलब स्क्रॉल करने के लिए। तो हमको स्क्रॉल नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आऊँगा, एक कंटेनर बनाऊँगा, एक डिव डॉट, डॉट की जगह मैं आईडी दे दूंगा क्योंकि यूनिक है कंटेनर। कंटेनर देने के बाद में अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कंटेनर दे दिया। कंटेनर देने के बाद मान लो कुछ नहीं, सिंपल सा एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, हेलो लिख दिया, हेलो। और यहाँ पे आता हूँ, तो पैराग्राफ क्यों नहीं दिख रहा है मैं बताता हूँ, आइए इसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले आपको आईडी को सिलेक्ट कर लेना होगा, कंटेनर। कंटेनर को भी हम लोग क्या करेंगे, विथ 100% कर देंगे, 100% विथ, और हाइट को क्या कर देंगे 100%, ठीक। अब विथ और हाइट 100% होने के बाद में हम लोग यहाँ पे कलर को कर देंगे वाइट, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट कलर आता है वो ब्लैक आता है, इसी वजह से वहाँ पे दिख नहीं रहा था टेक्स्ट, जबकि वहाँ पर है। ओके, ठीक है, तो मैं जरा इसको देख लेता हूँ, विथ 100%, हाइट 100% और कंटेनर सी एंड स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसीलिए अक्सर आप ध्यान देंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ही होता है। अब आ रहा है हेलो, ओके बढ़िया, ऑसम। तो चीज़ें हमारी वर्क कर रही हैं, जैसे हम लोग चाह रहते हैं वैसे चीज़ें जा रही हैं। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इस हेलो को हटाकर अब यहाँ पे एक मैं बॉक्स बनाऊँगा, डिव डॉट बॉक्स, बॉक्स बनाया। अब बॉक्स के अंदर मैं चीज़ें लेकर जाऊँ उससे पहले बॉक्स को भी साइजिंग दे दूंगा। बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, जैसे डॉट बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया, बॉक्स को मैं सबसे पहले विथ दे दूंगा, WIDTH विथ। अब इसको मैं व्यू पोर्ट के हिसाब से दूंगा, व्यू पोर्ट या फिर व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विथ और व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट विथ और हाइट होता क्या है, व्यू पोर्ट है आपकी पूरी स्क्रीन जो आती क्रोम पे, मतलब ये क्रोम पे स्क्रीन, ये पूरी इसकी चौड़ाई व्यू पोर्ट विथ हो गई और इसकी आपकी ये लंबाई व्यू पोर्ट हाइट हो गई, ठीक है। तो हम लोग इस हिसाब से दे देते हैं 80, मैं व्यू पोर्ट विथ दे देता हूँ
और हाइट को मैं क्या कर देता हूं 85। अब देखो हाइट डिपेंड करती है कि आप किस स्क्रीन पे देख रहे हैं। हो सकता है आपका लैपटॉप मेरे लैपटॉप से बड़ा हो, मॉनिटर आप यूज कर रहे हो तो मॉनिटर भी बड़ा साइज का हो सकता है, तो आपको हाइट में चेंजमेंट करना है। विड्थ में तो वो चल जाता है, पर हाइट में आप थोड़ा बहुत चेंजमेंट करेंगे, वो आगे चल के आपको समझ में आएगा क्यों। ठीक है, अब ये करने के बाद में मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी इसको देना प्रेफर करूंगा। तो बैकग्राउंड कलर में मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, मैं यूज करूंगा RGBA। RGBA का मतलब क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू। तो कलर हो गया, ए हो गई अल्फा, मतलब आप उसको कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। तो मैं ब्लैक कलर दे रहा हूँ 0,0,0 मतलब ब्लैक कलर। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया और मैंने कहा 0.4, ये क्या हो गई, अल्फा ओपेसिटी हो गई। ठीक है, ओके, ओपेसिटी आ रही है। अब मैं इसको एक बॉर्डर भी देना चाहूंगा, यहीं से बॉर्डर 0.1 पिक्सल सॉलिड रेड। और रेड में भी मैं थोड़ा सा इसको, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, अगर इसकी वैल्यू चेंज हो। अरे मेरे भाई आजा, सिलेक्ट करने पे कलर बार आता है पर कभी कभी नखरे दिखाता है, कभी कभी नखरे दिखाता है। चलो कोई ना, अभी बाद में आ जाएगा, आ गया। ठीक है, इसको हल्का सा ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है, अब मैं देख लेता हूं तो बॉर्डर दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। अब बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, कहोगे भैया ये कर क्या रहे हो। अभी जब बन जाएगा तब थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, जिस डिजाइन को मैं लेके चल रहा हूं। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस को देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 10 पिक्सल दे देता हूं। ठीक है, अब 10 पिक्सल देने पर देखो थोड़ा सा ये इसके कॉर्नर ब्लेंड हो गए हैं, बढ़िया। और भी ज़्यादा दे सकते हैं, 15 दे सकते हैं, चलो 15 इनफ है। ये करने के बाद में अब इसको मैं थोड़ा सा सेंटर पे लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 0.4 जो है इसको 0.6 करूँगा ओपेसिटी को, तो ये बढ़िया लग रहा है। और इसको मैं सेंटर पे लाने के लिए क्या करूँगा, मैं दे दूंगा मार्जिन ऑटो। ओके, मार्जिन ऑटो दे दिया। ठीक है, मार्जिन ऑटो देने के बाद में ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट डालूंगा। और ब्लर इफेक्ट डालने के लिए काफ़ी तरीके होते हैं, फिल्टर का यूज कर सकते हैं, बैकड्रॉप फिल्टर, ब्लर 24 पिक्सल्स, सही है, बेहतरीन। अब इतना डिज़ाइन आई थिंक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं HTML पे और हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, बॉक्स लिखा है, बॉक्स के अंदर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि एक क्विज एप्लीकेशन है तो एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उस 4 ऑप्शन में कोई एक सिलेक्ट करना होगा जो कि सही होगा। वो बैकएंड से तय होगा, बैकएंड मतलब जावास्क्रिप्ट से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैसे तो बैकएंड यूज करते हैं। अगर मैंने बैकएंड पढ़ा दिया होता, अभी तो बैकएंड नहीं पढ़ाया, बैकएंड जनवरी तक लास्ट तक आ जाएगा कोर्स, इसमें नोड, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी और माइस्क्यूएल पूरा सिखा दूंगा। बैकएंड से क्या है कि क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हो, बैकएंड से डाल सकते हो, पर यहाँ फ्रंट एंड का यूज हो रहा है तो हम लोगों को यहाँ पे हेडिंग 3 का यूज करना होगा। ओके, हेडिंग 3 यूज करने के बाद मान लीजिए मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CSS। ठीक, ये लिखा। ये लिखने के बाद अब इसके नीचे में एक डिव बनाऊंगा, div डॉट ऑप्शन नाम से। ठीक, अब इसके अंदर मैं ऑप्शंस दूंगा, किसका, रेडियो बटन। आई थिंक आपने HTML अच्छे से पढ़ी होगी, तो उसमें रेडियो बटन एक ऑप्शन होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो कि मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा। इस डिव के अंदर मैंने कहा इनपुट, इनपुट के साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप रेडियो बटन सिलेक्ट कर सकते हैं, रेडियो। ठीक है, अब रेडियो के अंदर प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान से पढ़िए। टाइप रेडियो नेम के अंदर आपको सारे जितने मतलब 4 ऑप्शंस हैं तो 4 में एक ही नाम डालना होगा, नहीं तो वो फिर वर्क नहीं करेगा, मतलब आप मल्टीपल सिलेक्ट कर पाओगे। पर यहाँ पे क्या, अगर 4 रेडियो बटन है तो उसमें कोई एक ही सिलेक्ट करना है। आईडी की अभी फिलहाल जरूरत है नहीं, तो मैं यहाँ पे आईडी को हटाकर वैल्यू दूंगा। वैल्यू मान लीजिए इसको ए दे दी,
वैल्यू इंपॉर्टेंट है और नेम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रेडियो तो लिखना ही पड़ेगा, इसके बिना होगा नहीं कुछ। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसके बीच में ऑप्शंस क्या देने हैं, तो मैंने एक रफली टेक्स्ट यार यहाँ पे लिख लिया है। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे एक पैराग्राफ में मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया है इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, इसी को कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, या फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मेरे में शॉर्टकट था तो मैंने 4 बार कॉपी कर लिए। अब ये 4 ऑप्शंस क्रिएट हो चुके हैं। 4 ऑप्शंस में आप ध्यान से देखें कि ये आपको सेम रखना है नेम, ये Q1 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 चारों में होगा, क्योंकि चारों को हमको कंबाइन करके रखना है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो इसलिए चारों का ग्रुप बना के रखना है। तो ग्रुप करने के लिए सेम नेम देना होता है, बट वैल्यू आपको डिफरेंट देनी है। वैल्यू इसलिए डिफरेंट देनी है कि भाई ऑप्शन कौन सा सही होगा, इस हिसाब से हम लोग को डिफरेंट वैल्यू देनी हो सकता है सी हो सकता है डी हो, तो ये डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे सी कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ डी। ओके, अब मैं यहाँ पे ये हो गया, बस थोड़ा सा इसको मुझे ये करना है कि ये जो पैराग्राफ मैंने और डाल रखे हैं इनको सही से कर लेता हूँ। अगर मैं इस तरीके करूँ, देखते हैं शॉर्टकट यूज़ करके, काफ़ी समय से मैंने कोई शॉर्टकट यूज़ किया नहीं है, पर फिर भी देखते हैं। ओके 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 ओके, यहाँ पे पैराग्राफ आई थिंक क्लोज है कि नहीं क्लोज है, ये मुझे देखना होगा। ये पैराग्राफ क्लोज नहीं है, सारे पैराग्राफ क्लोज नहीं है, सही से सिलेक्ट नहीं हुआ होगा इसलिए क्लोज नहीं है। ठीक है, तो मुझे सभी में डालना होगा एक एरो, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अब मैं आपको शॉर्टकट का यूज़ करने वाला हूँ, ये और ये आर्ट करके जब आप क्लिक करोगे तो मल्टीपल कर्सर्स आ जाएंगे, फिर शिफ्ट दबाएंगे तो इस तरीके से आप मल्टीपल सिलेक्ट कर पाएंगे। कर लिया मल्टीपल सिलेक्ट। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा, ओके कंट्रोल सी, पर फिर एक गड़बड़ ये होगी कि मैंने एक ऑप्शन तो वहाँ दे रखा है, तो मुझे दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड आप रुक जाइए, मैं ये शॉर्टकट इसलिए यूज़ करना चाहता हूँ कि मैं दिखाऊं कि ऐसे भी हो सकता है काम। ठीक है, आप इस तरीके से आर्ट दबा के मल्टीपल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और देखो इसमें होगी प्रॉब्लम, मुझे पता है होगी, क्योंकि अक्सर VS कोड जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा बिहेव नहीं करता है, पर हम लोग को फिर भी देख के चलना है कि अगर होता है तो बढ़िया है, पर ये फिलहाल मेरे हिसाब से जैसा हम लोग चाह रहे हैं वैसा बिहेव करने देगा नहीं। एक लास्ट ट्राई मारते हैं, 1 2 3। अब मैंने शिफ्ट दबा रखा है, नहीं करने देगा, तो हमको ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना होगा, कंट्रोल सी, फिर उसके बाद में कंट्रोल V। ये आप ऑप्शंस अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इस पर कोई वो नहीं है कि आप मेरे हिसाब से ही डालेंगे, बशर्ते बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी ऑप्शंस आप डाल रहे हैं वो सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट में जो भी यूज़र क्लिक करेगा, तो यूज़र क्लिक करने के साथ साथ आपको जो बैकएंड में वैल्यू मिलेगी उससे आप मैच करा पाएंगे, और अगर ऑप्शंस गलत हुए तो फिर क्या ही फ़ायदा ऐसा क्विज एप्लीकेशन बनाने का। क्योंकि जो भी चीज़ करें बिल्कुल क्लियर करें, साफ करें, मेरा मानना ये है। एक लास्ट ऑप्शंस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा CSS अप्लाई करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि आप मल्टीपल क्वेश्चंस कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये काम हो चुका है, मैं एक बार जाता हूँ यहाँ पे। ओके दैट्स गुड। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे सही करूँगा। सबसे पहले मैं ऊपर जो हेडिंग दी गई है हेडिंग 3, उसको सही करूँगा, और उससे पहले मैं एक हेडिंग सबसे ऊपर मैं पुट करना चाहता हूँ। सबसे ऊपर का मतलब समझ रहे हैं, बॉक्स के ऊपर जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर डिव है इसके ऊपर H1 मैंने डाला, और मैं यहाँ पे नाम रखूँगा एप्लीकेशन का OP क्विज। ठीक है, और इसको करने के साथ साथ ये यहाँ आ रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेंटर पे लाने की कोशिश करता हूँ CSS से। इसके नीचे आते हैं, H1 सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे कहा फॉन्ट
साइज 40 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बढ़िया, जैसा मैं चाहता था सेम वैसे ही हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हेडिंग 3 जो है अपनी उसको सही करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग 3 को मैं क्या कर सकता हूँ, हेडिंग 3 फॉन्ट साइज तो मैं इसको दे देता हूँ 23 पिक्सल्स, ठीक है, और ठीक है, और मार्जिन में इसकी कुछ इस तरीके देना चाहता हूँ, टॉप से दे दूंगा 35 पिक्सल्स, ठीक। टॉप के बाद आता है आपका राइट में, तो राइट में मैं दे दूंगा 0 पिक्सल्स। फिर उसके बाद आता है बॉटम में, तो बॉटम से भी कुछ नहीं देना है, और फिर लेफ्ट से देना है 35 पिक्सल्स। आई थिंक ये चीज़ कम करेगी, कर गई, ओके। अब हमको ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनको सुधार करना होगा, तो इनमें भी सुधार कर लेते हैं। सबसे पहले HTML पे देख लेते हैं। हम लोगों ने एक डिव बनाई है ऑप्शंस नाम की, उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस डाल रखे हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले एक डिव को थोड़ा सा सिलेक्ट करके और इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें दे देते हैं ऑप्शन। अब मार्जिन टॉप से दे देता हूँ, टॉप से कितनी दे दूँ, कुछ कंफर्म तो है नहीं, दे के ही देखना पड़ेगा। और लेफ्ट से मैं दे देता हूँ मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, ML मार्जिन लेफ्ट, इससे दे देता हूँ 30 पिक्सल्स। और थोड़ा दे सकता हूँ, 30 की जगह 40 कर सकता हूँ, 40, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, पैराग्राफ नीचे आ रहे हैं, तो पैराग्राफ नीचे क्यों आ रहे हैं भाई, समझ में आना चाहिए कि जैसे ये पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स का नीचे आने समझ में आ रहा है, पर पैराग्राफ इसलिए नीचे आ रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा, डिस्प्ले, इनलाइन और ब्लॉक। अब देखिए ये चीज़ सही हो गई। ऐसा हो क्यों रहा था, ये जो पैराग्राफ होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, इनको हमेशा न्यू लाइन चाहिए होती है, इस वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहे थे, ठीक है। अब मैं फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स दे देता हूँ, 20 पिक्सल्स, ठीक है। अब ये होने के बाद में ये दोनों चीज़ें हो गई, और मार्जिन ये अपने आप से ले रहा है, तो मैं मार्जिन अपने आप से बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ। मार्जिन मैं दूंगा तो मैं आप मार्जिन 0 कर दें, पैराग्राफ में ये कहूँगा, तो ये आपस में बिल्कुल इस तरीके आ गया। अभी मैं अच्छा करूँगा इसको, आप टेंशन मत लें। अब पैराग्राफ के ऊपर मैं सिलेक्ट करूँगा इनपुट को, इनपुट, ठीक है। अब इनपुट में मैं क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ, सबसे पहले मार्जिन, नहीं, मार्जिन राइट, मार्जिन राइट में अराउंड 15 पिक्सल्स देके देखता हूँ, ठीक है। मार्जिन बॉटम में देके देखता हूँ, मार्जिन बॉटम, इसको मैं देके देखता हूँ 14 पिक्सल्स। देखो मैं अंदाज से वैल्यू दे रहा हूँ, सही जा रही है तो बढ़िया है, ये तो उसका भी समाधान निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैंने जो ऑप्शन को मार्जिन दी थी लेफ्ट वाली, मैं इसको और थोड़ा बढ़ा के 50 करना चाहूँगा, अराउंड 50, ठीक है। अब इनपुट में आते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म स्केल, वन 1.5 आई थिंक ज़्यादा है, तो 1.4 करते हैं। इससे हुआ क्या, ये जो सिलेक्ट करने वाले ऑप्शन से ये बड़े हो गए, तो साफ साफ लोगों को दिखेगा। किसी भी एप्लीकेशन की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो चीज़ें हैं वो साफ साफ दिखें और चीज़ें लोगों को समझ में आए, ठीक है, ओके। अब ये यहाँ तक का बेहतरीन तरीके से बन चुका है, 4 ऑप्शंस भी आ रहे हैं, इसमें से हम लोग सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से और ज़्यादा कुछ इसमें करने लायक है नहीं। मार्जिन टॉप दे दी है, इसको भी दे दी है, H3 को भी दे दी है। यहाँ पे देख लेते हैं, रेडियो बटन को भी काम हो गया हम लोग का, रेडियो बटन सही से आ रहे हैं, पैराग्राफ भी अब सही से आने लगे हैं, और ऑप्शंस को भी हम लोगों ने मार्जिन दे दिए, ठीक है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CSS, एक क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है,
ऐसे ही और क्वेश्चन बनाते हैं। तो और क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इस क्वेश्चन H3 से सिलेक्ट करना है और ये डिव जो ऑप्शन वाली इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। मेरे में डायरेक्ट ऑप्शन है तो मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HTML। देखिए क्वेश्चन आप क्या डालते हैं पूरा आपकी आज़ादी है, पूरी फ्रीडम है, आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल के लिए एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मैं इसमें ज़्यादा कंटेंट पे आपका काम है, आप कितना भी कुछ भी डालें, कितने क्वेश्चन डालें। मैं प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, वो एप्लीकेशन कैसे वर्किंग होगी, इस चीज़ पे पूरा ध्यान रखने वाला हूँ। ओके, फिर एक बार ये ट्रिक देखते हैं चेक करके, अगर ये हो जाए तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी नहीं हो रही है पर मैंने किया है, ये ट्रिक का यूज़ किया है। यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, यहाँ से जाऊँगा नीचे, मैंने सारे आई थिंक कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करने के बाद में यार फिर से सिलेक्ट करना होगा, एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्ट 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 ऑल्ट, शिफ्ट दबाया, ऑल्ट। ओके, शिफ्ट दबाते ही ये पूरा इस तरीके से ले रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नहीं है। तो हम लोग को क्या करना होगा, मैनुअल रूप से कॉपी पेस्ट करना होगा। वैसे इस तरीके से कंट्रोल सी। देखो कुछ टाइम तो हर चीज़ में लगता है। अगर आप सोचो कि भैया वीडियो फास्ट फॉरवर्ड क्यों नहीं करते, देखो ना, सीखो ना कैसे क्या की जाती है। यार फास्ट फॉरवर्ड करने को कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन्जॉय करो, कभी कभी प्रोसेस को भी इन्जॉय करो। हर चीज़ का इतना जल्दबाजी किस काम की, क्या हो जाएगा अगर 2 मिनट बचा भी लिए यहाँ पर, तो वो 2 मिनट अभी कोई रील आ जाएगी आपकी इंस्टाग्राम फीड पे, तो आप उसको स्क्रॉल कर दोगे, उसमें चले जाएंगे। तो यहीं पर 2 मिनट गुजार लो, कम से कम आपको सीखोगे, आपका फ़ायदा। मुझे भी ये है कि हाँ थोड़ा सा वॉच टाइम, वैसे मुझे वॉच टाइम की अब कोई वो नहीं है, ऑलरेडी चैनल वगैरह मोनेटाइज है तो उसकी इतनी कोई नीड नहीं है, पर फिर भी यार एक वीडियो का रिटेंशन बढ़ता है, अच्छा लगता है देखने में। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिस तरीके से हम लोगों ने चारों ऑप्शंस दे दिए, लास्ट वाला ऑप्शन सही है, पर इसके लिए आपको यहाँ पे चेंज करना होगा, Q111 ये है, इनको Q2 करना होगा। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट का यूज़ कर सकता हूँ, बहुत आराम से इस तरीके से करूँगा और सारे एक साथ चेंज करके कर दूंगा। ये हो गया शॉर्टकट। बाकी सब चीज़ें ठीक है, ये भी ABCD आपको चेंज करना नहीं, क्योंकि इसमें भी 4 ही ऑप्शन आपने दिए हैं। अब देख लेते हैं कि ये कैसा लग रहा है। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन से। ओके, अब हम लोग एक बटन लगाएंगे जो कि सबमिट होगा, बटन लगाएंगे जो कि सबमिट करेगा, और ये बटन भी किसके अंतर्गत होगी, आपके बॉक्स के अंतर्गत। तो मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, डिव की एक आईडी दे देता हूँ, आईडी बटन। ओके, और यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, बटन हम लोग यहाँ पे सबमिट बटन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हो गया। और यहाँ पे लिख भी देते हैं SUBMIT सबमिट। ओके, यहाँ पे स्टाइल.css पे आते हैं और उसको पहले देख लेते हैं कि आया कि नहीं आया। हाँ, आ गए बटन। अब थोड़ा थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं बटन की। तो मैं इसको कैसे सिलेक्ट करूँगा, मैं डायरेक्ट बटन, क्योंकि और बटन है नहीं तो मैं आईडी क्लास को दूंगा नहीं, डायरेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं विड्थ रख देता हूँ 100 पिक्सल्स की, और पैडिंग दे दूंगा मैं। देखो मुझे इतने साल से मैं कोड कर रहा हूँ तो एक अंदाज होता है कि कितना कितना लेके चलना है, 30 पिक्सल्स, और बटन में क्या क्या देना होता है। और फॉन्ट वेट कर दूंगा बोल्ड, ठीक है, क्योंकि बटन में इतना मैं टाइम देना नहीं चाहता हूँ, मेन है लॉजिक, तो उसी को देखते हैं। बैकग्राउंड कलर में दे दूंगा एक्वामेरीन, ठीक है। कर्सर को क्या कर दूंगा, पॉइंटर, और यहाँ पे कर देता हूँ बॉर्डर नन, क्योंकि मुझे बटन का बॉर्डर नन ही चाहिए, नन, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस में 10 पिक्सल्स करूँगा, बॉर्डर BORDER होता है, बॉर्डर DER, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। ओके, अब देखते हैं, ठीक है, पर विथ ज़्यादा है थोड़ी सी, विथ में अराउंड 25 तेज करके देखता हूँ, 23, और हल्का सा कोड को जूम आउट करते हैं, ठीक है। अब मैं फॉन्ट साइज़ को बढ़ाता हूँ, फॉन्ट साइज़ को मैं क्या करता हूँ,
फॉन्ट साइज को मैं करता हूँ 23 पिक्सल्स, विड्थ को और बढ़ाना होगा तो 120 पिक्सल्स करते हैं, ठीक है। पर बटन का साइज अभी भी थोड़ा ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको 15 करूँगा पैडिंग को, ओके। अब सही आ रहा है। और फॉन्ट साइज थोड़ा सा बस कम करके यहाँ पे भी 18 या 19 करके देखते हैं अराउंड, ठीक है। और इसकी बॉर्डर रेडियस में 15 कर देता हूँ क्योंकि बटन को और थोड़ा सा सही है, बढ़िया, ओके। और कुछ करना है? नहीं, और कुछ नहीं करना है। बटन को लाना है सेंटर पे। तो मैंने एक डिव बनाई थी बटन नाम से, उसको क्या दी थी, आईडी दी थी, क्लास दी थी, बटन आईडी दी थी, आई थिंक आईडी हाँ आईडी दी थी। तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हैश बटन BTN बटन। मैंने कहा ज़्यादा कुछ मत करो, डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, इतना हो गया। और मार्जिन कर दो टॉप से एम्प्टी मार्जिन, टॉप से 5 पिक्सल्स, 5 की जगह 15 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। ये काम हो गया। ये होने के बाद में अब हम लोग को क्या करना है, लॉजिक से चलने से पहले जब आप कोड को सबमिट करेंगे तो नीचे स्कोर भी दिखना चाहिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, उसके बिहाफ पे कितने स्कोर आपको दिए गए। तो उसको बनाने के लिए भी हम लोग बस एक कोड और लिखना होगा। उस कोड में क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं, डिव को हम लोग मान लो आईडी उसको भी दे देते हैं, आईडी का नाम रख देते हैं स्कोर। ये करा, स्कोर करने के बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कोर, आई थिंक क्या होगा, डिव आईडी स्कोर। सबसे पहले एक पैराग्राफ बना लें, क्या पैराग्राफ, या फिर ऐसे रहने देते हैं, मान लो 0/2 फॉरवर्ड स्लैश से पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्पैन बना लेता हूँ, स्पैन में 0 दे दूंगा। और अब आता हूँ यहाँ पे और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि SCOR स्कोर, और स्कोर में मैं कलर को रख दूंगा ग्रीन रखने के बाद में इसको क्या करता हूँ, लाइट ग्रीन करता हूँ, पूरी तरीके से लाइट ग्रीन हो गया। और लाइट ग्रीन करने के बाद में डिस्प्ले को भी फ्लेक्स करनी होगी और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अब मार्जिन फॉन्ट को, पहले फॉन्ट को भी करना होगा, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल्स या 25, और देख लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना, ऊपर से मार्जिन देगी होगी एम टॉप, मार्जिन हम लोग दे सकते हैं 30 पिक्सल, ज़्यादा है मुझे मालूम है पर दे के देखते हैं, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज़ और कर देते हैं, स्पेन से पहले हम लोग लिख देते हैं स्कोर, SCOR स्कोर, और एक कॉलन लगा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। बेहतरीन, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, ओके। यहाँ तक कंप्लीट, बढ़िया दिख रहा है। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं। CSS की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग को ये देखना होगा कि जो कंटेंट है, मतलब जैसे अभी 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, व्हाट इज फुल फॉर्म HTML और व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CSS। अगर आप लोग अभी देखो एग्जांपल के लिए मैंने 2 क्वेश्चन दिए, आप हो सकता है यहाँ पे 200 क्वेश्चन देना चाहो, या 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का एक सेट बनाना चाहो, या 20 क्वेश्चन का एक सेट बनाना चाहो। तो जब मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे तो इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस बोलेंगे या साइजिंग बोलेंगे, उस पर कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं, और अगर पड़ रहा है तो उसको हम लोग सही करके आपको देंगे। बाई चांस आपने उतना अच्छा कोड ना लिख पाए तो आपका यहाँ पे ये यूज में नहीं आएगा कोड। तो हम ये देख लेते हैं कि हर तरीके से इसमें कोई एरर या कोई बग तो नहीं आ रहा है, क्योंकि एक डेवलपर, अच्छे डेवलपर की पहचान होती है कि वो सारे सिनेरियो, सारे केस को ध्यान में रखता है, और वही चीज़ मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं फटाक से यहाँ पे इस चीज़ को देख लेता हूँ। मैं यहाँ आया, ओके। अब देखो वही चीज़ मुझे भी दिख रही कि यहाँ से क्या हुआ, बटन गायब है और
मेरा स्कोर वाला जो नीचे पैराग्राफ था वो गायब है। इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, आते हैं, इसीलिए मैं सारे केस को ध्यान में रख के इस चीज को कर रहा था। यहां पे बॉक्स में आएंगे, ओवरफ्लो वाई, वाई मतलब वर्टिकल, वाई एक्सेस मतलब वर्टिकल एक्सेस, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, स्क्रॉल पे सिलेक्ट करूंगा। स्क्रॉल पे सिलेक्ट करने के बाद में एक चीज इसी के साथ साथ और कर दूंगा, बॉक्स साइजिंग को क्या कर दूंगा, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा। अब देखता हूं, चीजें सही आ रही हैं, बट कंटेंट की पैडिंग को ऊपर नीचे से थोड़ा दे देते हैं 20 पिक्सल्स। 20 पिक्सल्स, ओके, ठीक है, बेहतरीन, अब सही है। बट इसका क्या किया जाए जनाब, इसका क्या किया जाए स्क्रॉल बार का? अगर इसको हिडन कर दोगे तो ये स्क्रॉल होना बंद हो जाएगा और ऐसे ये हटेगा नहीं। तो इसका तरीका भी मैं बताता हूँ। जिसको एडवांस सीएसएस आती होगी वो उसका तरीका जानता है, काफ़ी लोग जानते हैं वैसे, मुझे मालूम है, बट फिर भी मैं बताता हूँ। जो ये डिव है हमारी बॉक्स वाली, क्योंकि ये स्क्रॉल बार आ कहाँ रहा है, पहले ये क्लियर हो, तो बॉक्स वाली डिव में आ रहा है। इसको नीचे आ जाओ, मैं इस लाइन के कोड को हमेशा नीचे लिखता हूँ जिससे क्लियर रहता है। बॉक्स, इसके आगे 2 कॉलन लगाओ, सेमी कॉलन नहीं बोल रहा हूँ, कॉलन बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें लिखो, मुझे जितना याद था, पहले हाइफन लगेगा, फिर स्क्रॉल बार, ऐसे करके है, वेब किट स्क्रॉल बार। हाँ, इसको क्या करते हैं, डिस्प्ले, ओके, कैप्स लॉक ऑफ करता हूँ, डिस्प्ले नन, देखते हैं, ओके, बेहतरीन, बन गया काम, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस भी आप चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 20 रखो, चाहे 40 रखो, फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वर्क करेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो आप कर लीजिएगा सेट। हाँ, जो मैंने एक चीज कही थी कि आपकी ये जो साइजिंग है ये इंपॉर्टेंट होती है। मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, कौन सी साइजिंग, मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, ये व्यू पोर्ट हाइट। ये आप जैसे अगर मैंने अभी ये कोड लिखा तो आपके में हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये कोड अनयूजुअल काम करे, मतलब ये जो आप बॉक्स देख रहे हो जिसकी ये बॉर्डर लाइन आपको दिखेगी नहीं और नीचे होगी और अच्छे से कंटेंट फिट नहीं आएगा। तो आपको बस करना क्या है कि इसको कम या ज्यादा करके देखना है। जैसे हाइट 85 वी पोर्ट हाइट दी है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग दी है, आप इसको थोड़ा कम करके देखना, मतलब 70 या फिर 75 ऐसा करके देखना। और अगर आपको लग रहा है ठीक आ रहा है तो आप बढ़ा के भी चेक कर सकते हो, मतलब थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा करोगे तो आपका कोड स्मूथली वर्क करेगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन मैंने डाला है इसको मैंने सिर्फ चेक करने के लिए डाला था, तो मैं इसको हटा देता हूँ। आप जितने मन हो उतने आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जावास्क्रिप्ट पार्ट पे आता हूँ। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लिया जाए। अक्सर लोगों को गलती यही होती है कि जावास्क्रिप्ट लिंक नहीं करते हैं, सारा कोड लिखने के बाद कहेंगे भाई या मेरा कोड क्यों नहीं चल रहा है। तो लिंक वाला काम भी हम कर लेंगे जनाब, आप बस वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें। जो आपकी बिहाफ पे वर्क है जो आप कर सकते हो, मतलब वीडियो को आगे पहुंचाना, वो आप कर सकते हो। वीडियो कंटेंट जितना अच्छा देना है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग वही स्कोर वाली टेक्निक करेंगे। अगर हमको किसी भी चीज़ का स्कोर चाहिए तो पहले स्कोर नाम का वेरिएबल निकाल लेते हैं, उसको 0 वैल्यू दे देते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस वो सॉल्व करता जाएगा, मतलब सही टिक करता जाएगा, उतना हम लोग स्कोर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक होता है जावास्क्रिप्ट का, कि जैसे जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन सही करते जाएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्कोर की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक। फिर हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे और इस फंक्शन के अंदर ही हम लोग सारा काम कराएंगे। कौन सा सारा काम, कि कोई भी इनपुट बटन अगर टिक करी गई है तो उसमें जो वैल्यू जिस पे टिक किया गया वो सही है या नहीं सही है। कभी कभी यूजर टिक ही नहीं करता, ऐसे ही सबमिट बटन पे क्लिक कर देता, तो उसको वार्निंग भी देनी पड़ेगी। ये सारा जो काम है, मतलब चेकिंग का, यूजर को बताने का कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो या कितना स्कोर बना, ये सारा इनपुट फंक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने एक बटन बनाई थी यहाँ पे, सबमिट बटन, ये रही ऊपर वाली, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, इसको भी जनाब हम लोग यहां से सिलेक्ट कर लेंगे और एक नया तरीका दिखाता हूं। लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अभी तक इसमें आपने आईडी के थ्रू, क्लास के थ्रू या एलिमेंट के नाम के थ्रू आपने सिलेक्ट किया होगा। आज एट्रीब्यूट के थ्रू में भी आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा इनपुट, और इनपुट के बाद आपको स्क्वायर बॉक्सेस बना लेने हैं इस तरीके से, उसके अंदर आपको वैल्यू डाल देनी है। ये देखिए
अब वैल्यू डालने के बाद एट्रीब्यूट मतलब टाइप का एट्रीब्यूट क्या है, मतलब टाइप एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू क्या है, सबमिट। जिस भी बटन की वैल्यू सबमिट होगी टाइप की, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, और हमारे केस में एक ही ऐसी बटन है वो सिलेक्ट हो गई। अभी को भैया एक एरर आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एरर इसलिए आ रहा है कि कोटेशन मार्क आप डबल, देखो एक ही अंदर आपने दो बार आपने बड़े वाले कोटेशन मार्क दिए हैं, तो अंदर आपको क्या करना होता है, सिंगल कोटेशन मार्क देना होता है, और बाहर आपको डबल कोटेशन मार्क देने होते हैं। तो सिंगल और डबल का ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया सर। अब बटन हो गई सिलेक्ट। सिलेक्ट हुई है कि नहीं हुई है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। console.log में हम लोग बटन को क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। खुद ही समझ में आ जाएगा कि हो गया है काम मेरा कि नहीं हुआ है। F12 दबाएंगे, कंसोल विंडो ओपन हो गई। हाँ, नहीं नल आ रहा है, नल आ रहा है। बटन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और बटन को अगर सिलेक्ट हो गई है तो नल नहीं आना चाहिए, बटन आनी चाहिए। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, सबमिट कर दिया, सबमिट ही था ना आई थिंक, सबमिट। ओके, SUBMIT सबमिट, ठीक है। एक गलती हुई है, मैं आपको बताता हूँ क्या। इनपुट नहीं है, ये बटन है, ठीक है। तो बटन का टाइप सबमिट है, BUTTON बटन, ठीक है। इससे हमारा कोड देखो कंफर्म हो गया, चल रहा है, अब आ गया, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी चीजें करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्सिव भी है, मैंने कितना इसको छोटा कर दिया, फिर भी क्वेश्चन सही से आ रहा है। थोड़ा सा अगर इतना, बस बिल्कुल परफेक्ट, इतना ही आपके मोबाइल स्क्रीन साइज होता है। रिस्पॉन्सिवनेस भी बनी हुई है, बाकी थोड़ा बहुत 19-20 है तो आप मीडिया क्वेरी यूज करके सही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको क्या करो, बटन को इवेंट लिस्नर लगाओ, ऐड इवेंट लिस्नर। मैं कौन सा इवेंट लगाऊंगा, क्लिक इवेंट। जब बटन पे क्लिक हो तो क्या चलना चाहिए, इनपुट फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है भैया, चल जाएगा। बट ध्यान देना, इनपुट के आगे गलती से कोई ये ना कर दे कि इस तरीके पैरेंथेसिस बना दिया, वो करना गलत होता है। वो फिर फंक्शन आप यहीं पर चला दे रहे हो, हमको यहाँ पे नहीं चलाना है, हमको जब क्लिक हो तब चलाना है, ठीक है। अब हम लोग को आना है फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन के अंदर कोड लिखते हैं। स्कोर हमारा हमेशा बाहर रहेगा, उसको ध्यान रखना, ठीक है। इफ के अंदर हम लोग क्या कंडीशन लिखेंगे, एक इफ बनाएंगे, क्योंकि हमको चेक करना है कि वैल्यू जो आ रही है वो हमारे द्वारा बताई गई वैल्यू से मैच कर रही है कि नहीं। एग्जांपल के तौर पे भाई यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म है, तो HTML का फुल फॉर्म चारों तो सही नहीं हो सकते, कोई एक ही सही होगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब डी वाला सही है, और इसमें भी डी वाला सही है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ओके। अब ध्यान रखिए कि यूजर ने हो सकता है ए पे क्लिक कराओ, बी पे कराओ, सी पे कराओ, डी पे कराओ, कुछ कंफर्म नहीं, तो हमको चेक करना होगा, बताना होगा कि चेक कर लो जरा भैया सही है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर्सर है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम लोग ने कहा इनपुट, और हम लोग वही टेक्निक का यहाँ पे भी यूज करेंगे सिलेक्ट करने के लिए जो हम लोग ने नीचे बटन में की थी। इनपुट की हम लोग क्या करेंगे, नेम से, आई थिंक नेम देख लेते हैं, हाँ नेम से, नेम Q1 और Q2। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसके अंदर डाल देता हूँ। अब यहाँ अंदर कोटेशन मार्क अगर आपने गलती से भी डबल लगा रखे होंगे तो बहुत बेकार एरर आएगा और आप समझ भी नहीं पाओगे। तो बाहर अगर आपने डबल कोटेशन लगाया तो अंदर सिंगल लगाओ। ये चीज हो गई। ये होने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे चेक्ड का साइन लगा देना है, CHECKED, मतलब जो भी इनपुट चेक किया गया हो, चेक मतलब क्लिक किया गया हो, मतलब सिलेक्ट कर लिया गया हो, ठीक है, उसकी वैल्यू डॉट वैल्यू VALU वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर उसकी वैल्यू D है, D मतलब जो हमारा लास्ट वाला था, अगर D है तो वो सही है, नहीं तो वो गड़बड़ है। और अभी एरर आ रहा है एक छोटा सा, मैं उसको देख लेता हूँ कि ये एरर भाई साहब आ क्यों रहे हैं। ओके, इनपुट फंक्शन के अंदर मैं सबसे पहले इसको थोड़ा यहाँ लाऊंगा, कोड को थोड़ा जूम आउट करूंगा, और यहाँ पे देख लेते हैं इनपुट टैग के अंदर, इनपुट फंक्शन के अंदर इफ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हम लोग ने इनपुट को सिलेक्ट किया जिसके नेम की वैल्यू Q1 हो, वो चेक्ड हो चुका हो, और उसकी डॉट वैल्यू इक्वल टू 10D हो, ठीक है। अब यहाँ पे तो कर्ली ब्रैकेट इस तरीके ओपन कर लो, वो एरर चला जाएगा। और अगर ये इफ कंडीशन चली तो यहाँ पे क्या होगा, ये लॉजिक, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, काउंट को प्लस प्लस करा दूंगा, मतलब 0 से 1 हो जाओ, और एक कंसोल कराऊंगा इसलिए जिससे हमें पता चले कि कोड रन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, console.log,
और यहाँ पे फंक्शन 1 वर्किंग, मैंने ये लिख दिया सिंपल सा। आइए देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने डी पे सिलेक्ट किया, सबमिट पे क्लिक किया, तो इसने कहा कुड इज़ नॉट डिफाइंड। क्या डिफाइंड नहीं है, क्या डिफाइंड नहीं है? ओके 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 बहुत सिंपल सी मिस्टेक है। यहाँ पे स्कोर लिखा है, यहाँ पे काउंट लिखा है, काउंट नहीं स्कोर को बढ़ाना है, स्कोर। ठीक है, स्कोर प्लस प्लस। फिर से आते हैं कंसोल पे, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सबमिट। ओके, फंक्शन 1 वर्किंग। ठीक है भैया, यहाँ पे क्यों वैल्यू बदली नहीं, वो अभी बदलेगी, थोड़ा सा बार रखिए बस, थोड़ा सा। अब हमको सेम ये इफ कंडीशन वाले कोड को इस तरीके कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आओ, जहाँ Q1 लिखा है यहाँ पे कर दो Q2 कर दिया। ठीक है, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि हमारा दूसरा वाला Q2 था। ठीक है, क्वेश्चन 2 नेम Q2, फिर क्वेश्चन 3 होगा नेम Q3 हो जाएगा, इस तरीके चलेगा। तो हम लोग को जावास्क्रिप्ट में Q2 कर दिया। अब यहाँ डॉट वैल्यू ये आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है। मेरी कंडीशन में दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर डी वाला सही है, मतलब दूसरे क्वेश्चन के भी जो आंसर है वो डी वाला ही सही है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपकी कंडीशन में बी हो सकता है, सी हो सकता है, ए हो सकता है, तो मैं यहाँ पर डी ही रख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करिएगा। यहाँ पे जो आंसर सही हो वो डालना है, ए बी सी डी में। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे चेंज कर देते हैं फंक्शन 2 वर्किंग, ये हो गया। अब मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया यहाँ से और मैंने बटन दबाई सबमिट, फंक्शन 1 फंक्शन 2 वर्किंग। ओके, अब हमको स्कोर को बढ़ाने वाला ऑप्शन चाहिए, तो स्कोर को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इफ कंडीशन के बाहर आ जाओ, लेट स्पैन, स्पैन को सिलेक्ट करते हैं, SPAN होता है स्पैन, इज इक्वल टू और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर स्पैन, क्योंकि हमारे पास एक ही स्पैन है तो हम लोग डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग में पहले मैं ये देखूंगा कि स्पैन आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, इससे आपके कोड में एरर नहीं आता है। आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप इस तरीके कर रहे हैं तो आपको में एरर नहीं आएगा, आ रहा है। ठीक है, अब स्पैन के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमको क्या करा देना है, स्कोर की वैल्यू को। तो स्पैन डॉट इनर टेक्स्ट या फिर इनर HTML भी हो सकता है, पर मैं इनर टेक्स्ट डालना सही समझता हूँ। HTML जब होगी तब डालूंगा, अभी स्कोर के अंदर कोई HTML नहीं, वो सिंपल एक वैल्यू है। तो यहाँ पे स्कोर के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो क्या कर रहे हैं, स्पैन के अंदर डाल दे रहे हैं। अब आते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, 2 हो गई। ओके, तो क्या ये बन चुका है सर? देख लेते हैं एक बार। मैंने ये करा, सबमिट कर दिया, हो गया। अगर मान लो मैं ये कर देता ऊपर वाला तो हमको 3 मिल जाता। अच्छा, एक बार पेज रिफ्रेश, ऑटो रिफ्रेश भी लगा देंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मान लो मैं इस बार गलत ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं तो क्या कोई एरर देगा? नहीं, ठीक है, पर स्कोर नहीं बढ़ेगा। अब करने क्या वाले हैं, यहाँ पे एक एरर आएगा, मुझे मालूम आएगा, मैं दिखाता हूँ क्या एरर आ सकता है। एरर आ क्या सकता है, और आपको ये काम दूंगा, बहुत छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा, दिखाता हूँ भी। वो एरर पर छोटा नहीं है तो उसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यूजर ने एक ऑप्शन तो सिलेक्ट कर दिया कोई सा भी, दूसरे में सिलेक्ट नहीं किया, सबमिट बटन दबा दी तो एरर आ गया। ठीक है, हो सकता है नीचे वाला कोई सिलेक्ट कर दिया, ऊपर वाला सिलेक्ट नहीं किया, सबमिट बटन दबा दी, तब भी एरर आएगा। अगर मान लो दोनों ही ऑप्शन में मान लो कोई भी सिलेक्ट ना हो और सबमिट बटन दबा दियो, तब क्या होगा, तब भी सर आपका एरर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस एरर को सॉल्व करने के लिए करने क्या वाला हूँ, इसको मैं फुल स्क्रीन पे डाल देता हूँ। आइए, एक हम लोग को एरर कैचिंग सिस्टम बना लेते हैं। एरर कैचिंग सिस्टम मतलब कुछ नहीं यार, छोटा सा, जैसे मैं कहूँगा लेट Q1 चेक्ड, Q1 चेक्ड, Q1 चेक्ड, CHECKED चेक्ड। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट भी करना होगा तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ये किया हम लोगों ने। मैंने कहा इनपुट, इनपुट कौन सा चाहिए, इनपुट वो वाला चाहिए सर जिसमें इनपुट की वैल्यू के नेम की Q1 या Q2 हो। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे Q1 कर देते हैं, कोटेशन मार्क हम लोग क्या कर देते हैं, सिंगल कर देते हैं। सिंगल कोटेशन मार्क करने के बाद में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे चेक्ड लगा देना है, कॉलन लगा के, CHECKED। ओके,
बेहतरीन। अब इसी के लिए एक और वेरिएबल बना लो ऐसे, और इसमें क्या करो, यहाँ Q1 की जगह Q2 कर दो, क्योंकि 2 क्वेश्चन है तो 2 ही होंगे, और क्वेश्चन होंगे तो और बनाने पड़ेंगे, पर उसका भी तरीका है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एडवांस जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, 2 वेरिएबल हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए, Q1 Q2। मैं एक बार दोनों को प्रिंट करा के देख लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग Q1 चेक्ड, कंट्रोल डी Q2 चेक्ड। मैं ये एक बार चला के देख लेता हूँ, Q2 चेक्ड। मान लो मैं यहाँ पे अभी ऑप्शन सही सिलेक्ट कर रहा हूँ, पर दोनों सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनको कंपेयर कराऊंगा। कंपैरिजन देखो बहुत ध्यान से देखना, मैंने कहा नॉट ऑपरेटर लगाऊंगा, फिर लिखूंगा Q1 चेक्ड, और फिर और ऑपरेटर लगेगा, एंड नहीं लगेगा और लगेगा, और Q2 चेक्ड, Q2 चेक्ड। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू यहां पर, दोनों में से एक की भी वैल्यू अगर ट्रू हो गई तो क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा। फंक्शन चलने पे क्या करेंगे हम लोग, अलर्ट बताएंगे, और अलर्ट में मैं कहूंगा प्लीज चेक ऑल द क्वेश्चंस। आप कुछ अच्छा से लिख सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ, और नीचे एक रिटर्न कीवर्ड डाल देंगे, रिटर्न कीवर्ड डाला। अब देखो रिटर्न कीवर्ड डालने के बाद में, जैसे मान लो मैंने दोनों ही सिलेक्ट नहीं किए, ठीक है, और मैंने सबमिट बटन पर दबाया, तो ये ऑप्शन बता देगा। अगर एक भी सिलेक्ट कर लिया, एक नहीं सिलेक्ट किया, तब भी ये बता देगा। ऊपर वाला सिलेक्ट कर लिया, नीचे वाला नहीं किया बाई चांस, ठीक है, तब भी ये बता देगा। तो ये हमारा एरर भी सॉल्व हो चुका है। अब एक बार समझा देता हूं ये वर्क किस तरीके कर रहा है, समझना। जब आप चेक कर दोगे, मतलब 2 ही क्वेश्चन है, दोनों में आपको मान लो Q1 में भी आपने बटन चेक कर दी और Q2 में भी बटन चेक कर दी, तो अब Q1 के पास भी अपनी वैल्यू है और Q2 के पास भी अपनी वैल्यू है। ठीक है, जब किसी चीज के पास वैल्यू होती है, मतलब Q1 के पास अपनी वैल्यू है और Q2 के पास अपनी वैल्यू है, और उसके आगे आप नॉट ऑपरेटर लगा देते हो, तो वो ट्रू वैल्यू, अगर किसी चीज के अंदर वैल्यू है तो वो ट्रू वैल्यू फॉल्स में बदल जाती है। तो Q1 के अंदर अगर वैल्यू है और नॉट लगा दिया तो वो फॉल्स हो जाएगा, और Q2 के अंदर अगर वैल्यू है और उसके आगे नॉट लगा है तो वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, फॉल्स फॉल्स। अब दोनों फॉल्स फॉल्स हो गए तो क्या होगा कि ये चलेगा नहीं, क्योंकि इफ हमेशा ट्रू होने पे चलता है। ठीक, अब अगर मान लो Q1 के अंदर तो आपने क्लिक कर दिया, वैल्यू थी, पर Q2 के अंदर नहीं थी, समझना मेरी बात। तो Q1 के अंदर वैल्यू थी, पहले से ट्रू था, और नॉट ऑपरेटर लगने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, फॉल्स में, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, इतना साइड फॉल्स हो गया। इधर पहले से वैल्यू नहीं थी, तो जब पहले से वैल्यू नहीं थी तो उसके अंदर क्या होगा, नल, और नल हमेशा फॉल्स होता है। ठीक है, फॉल्स ही वैल्यू रिटर्न करता है तो फॉल्स होता है। अब फॉल्स पहले से था, उसके आगे आप नॉट ऑपरेटर लगा दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू में। तो इधर का साइड क्या है, ट्रू है, और उधर का साइड क्या हो गया है, फॉल्स हो गया, क्योंकि पहले ट्रू था, नॉट लगने के बाद फॉल्स हो गया। तो ट्रू और फॉल्स और ऑपरेटर में क्या देते हैं हमें, ट्रू और फॉल्स हमें हमेशा ट्रू दे देते हैं। ठीक है, और ये चल जाएगा। ठीक है, अलर्ट बता देगा कि भैया चेक कराओ, मतलब चेक कराओ कि आपने कोई एक बटन क्लिक नहीं किया, अलर्ट ऑप्शन ये कह देगा, क्योंकि आपने एक में तो वैल्यू दी है, एक में नहीं दी है, तो एक में जो ट्रू था वो फॉल्स हो गया है, और जो यहाँ पे नहीं दी वो फॉल्स से ट्रू हो गया है, और ट्रू और फॉल्स ट्रू देता है किसमें, और ऑपरेटर में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। और अगर दोनों के अंदर वैल्यू नहीं थी, मान लो Q1 भी किसी ने चेक नहीं किया, Q2 भी नहीं चेक किया गया, तो Q1 में भी कोई वैल्यू नहीं है मतलब नल है, और Q2 में भी कोई वैल्यू नहीं है मतलब नल है। ठीक है, और नल के आगे जब आप अपोजिट मतलब नॉट ऑपरेटर लगा देते हो तो नल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रू में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे भी ट्रू हो गया और यहां पे भी ट्रू हो गया। जब दोनों साइड ट्रू है तब भी क्या हमारा और ऑपरेटर ट्रू ही देता है, और ट्रू देने पे इफ कंडीशन चल जाएगी और ये अलर्ट आ जाएगा। तो इस इफ कंडीशन से बचने का सिर्फ एक ही सिनेरियो है कि आप Q1 की भी वैल्यू फॉल्स हो और Q2 की भी वैल्यू फॉल्स हो। और फॉल्स कब होगी, जब इनके अंदर पहले से कोई वैल्यू हो, और पहले से कोई वैल्यू होने का मतलब वो ट्रूथ है और उनको फॉल्स में इसकी मदद से कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर किसी को ये लॉजिक ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में अच्छे से और समझा दूंगा। थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत बचपने का लॉजिक, जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तब आपको पढ़ाया जाता है। ऑपरेटर ये कहता है कि दोनों तरफ अगर दोनों में से एक भी साइड ट्रू हुई तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है,
और नॉट ऑपरेटर ये कहता है कि अगर ये पहले से ट्रू था तो मैं फॉल्स कर दूंगा और पहले से फॉल्स था तो मैं ट्रू कर दूंगा। ठीक है, जब आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डाल देते हो तो वो ट्रू होती है, और उसके आगे आप नॉट ऑपरेटर लगा दोगे तो वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर कोई वैल्यू पहले से नहीं थी, ये नल था, तो नॉट ऑपरेटर लगाने से ये ट्रू में कन्वर्ट हो जाता है। अब लॉजिक लगा के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हमारी एप्लीकेशन बन गई? जी हाँ, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी एप्लीकेशन बेहतरीन तरीके से बन चुकी है। मैं यहाँ पे एक बार और चेक कर लेता हूँ, F5 दबा के मैंने सबमिट किया। अच्छा, एरर अगर आएगा तो मतलब एरर नहीं आएगा, आपको अलर्ट बताएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ अगर सही ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ तो हमको स्कोर बढ़ता हुआ मिलना चाहिए। ठीक है, अब एक ऑप्शन आपसे मैं पूछूंगा कि जब मान लो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो, आप 5 क्वेश्चन करना, 2 मैंने डाल दिए, 3 आप डाल देना। ठीक, 5 क्वेश्चन हो, पांचों क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद में सबमिट बटन पे करने पर स्कोर यहाँ पे बीचों बीच में आ जाए, मतलब बड़ा सा कि इतना स्कोर है, और पेज रिफ्रेश हो जाए। इतना आपको करके देखना है कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बहुत सिंपल, एक डिप बनानी होगी बीचों बीच में और स्कोर वहां पे प्रिंट कराना होगा। डिप को आपको आपको नन करना है, डिस्प्ले नन करना है, दिखे नहीं। वो कब दिखे? जब ये सबमिट वाली बटन पे क्लिक हो, तो सबमिट बटन क्लिक करने पे वो डिप दिखने लगेगी, स्कोर यहाँ पे सेंटर पे आने लगेगा। और पेज रिफ्रेश के लिए आप बहुत बढ़िया से एक कमांड होती है, सर्च करके लिख के लगाना। मैं बताऊंगा तो फिर फायदा क्या कि आप मेरी कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, थोड़ा पता करोगे कि पेज कैसे रिफ्रेश किया जाता है तो पता चल जाएगा, चैटजीपीटी डिस्पोज लेना बता देगा। ठीक है, तो इतना आपको वर्क दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा, बाकी एप्लीकेशन कंप्लीट है, आप इसका एंजॉय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कोड दे दिया, पर पहले खुद से बनाओ, जहां कहीं फंसोगे तो कोड का आप यूज कर सकते हो, आपको मजा आएगा। अब इसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन डालना है, आप करीबन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का सेट बनाओ और आप लोगों को डिप्लॉय करके पूछ सकते हो, आंसर ले सकते हो और वो तुरंत के तुरंत यूज कर सकते हैं। बस इसमें क्या है कि बैकएंड यूज नहीं हुआ है, तो बैकएंड यूज ना होने के कारण ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, मतलब खुद से इनका कोड थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है, ये लाइन चेंज कर देनी है, ये लाइन चेंज कर देनी है, और इस Q1 की वैल्यू को Q2 Q3 Q4 इस तरीके चेंज कर देना है बस। जब हम लोग बैकएंड पढ़ाएंगे तो वहां पे प्रॉपर बैकएंड से कैसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं फ्रंट एंड में, वो भी सिखा देंगे आपको। ये प्रोजेक्ट कैसा लगा आप यूज करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और सजेशंस में आती रहेंगी। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्रोजेक्ट का सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।